हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तेलंगाना असेंबली की 119 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। वोटर्स को अपनी हिमायत में राग़िब करने के लिए सभी सियासी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर भी जारी है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, जिसकी कांग्रेस ने सख्त तरदीद की है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर शदीद इल्जामात लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्हें तेलंगाना में इंतखाबी रैली रद्द करने के लिए कांग्रेस ने 25 लाख रुपए की पेशकश की थी। ओवैसी ने कहा कि ये ऑफर उन्हें आदिलाबाद जिले के निर्मल असेंबली हलके में की जाने वाली उनकी रैली को रद्द करने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि आप लोग उन्हें क्या देंगे? हमने ताजमहल, चार मीनार, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार दिया, लेकिन क्या उसके बदले आप पैसे देंगे? मजलिस का जलसा रोकने के लिए 25 लाख पार्टी फंड देता हूं। अरे याद रखो मेरे दोस्तों, जो पार्टी इस तरह का काम कर रही है, क्या नाम है जी उसका? ठीक है, अब तुम्हारा पीछा ही करना पड़ेगा। इनकार करेगा तो याद रखो, आजियो है पप्पा का तुम्हारे, और तुम्हारे बाप को जाके बोलना कि असदुद्दीन ओवैसी मर जाएगा, अपनी जान को कुर्बान कर देगा, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सौदा नहीं करेगा। और ये कांग्रेसी, इनको बड़ा गुरूर है अपनी दौलत का। अरे तुम हमको क्या दोगे? ताजमहल हम बनाए, तुम हमको देते। चार मीनार, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये निर्मल का किला, अरे चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। मेरे भाई, ये फर्क है, देखो आप। अब इल्जाम कांग्रेस पर लगा तो उधर से भी जवाब आना लाजमी था। कांग्रेस ने ओवैसी पर ही बीजेपी के लिए तशहीर करने का इल्जाम लगाया, वहीं ओवैसी पर कई सवाल भी दाग दिए। देखिए, जहाँ तक ओवैसी साहब के इल्जाम का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ इसका कोई प्रूफ उनके पास नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी उन्हें खरीदना चाहती है। हम ओवैसी साहब को क्या खरीदेंगे? हैदराबाद के लोग और तेलंगाना के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी कब कब कहाँ किसके हाथ बिक चुकी है। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि ओवैसी जब बोलते हैं, जबान खोलते हैं, नेशनल इश्यूज पर जब बात करते हैं, तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। Mr. Owaisi is a member of parliament. I respect him in that regard, but it is very unfortunate that he's talking blatant lies. And I think what is Owaisi's politics, and he's an agent for which national party, it is very clear. असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स ही दे रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को और उनके नेताओं को बात रखने का पूरा हक होता है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने किसी ने, अब कौन फ़ोन किया, किसका आदमी फ़ोन किया, वो फ़ोन की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना उसमें उन्होंने डॉक्टर किया नहीं किया, मुझे उसमें जाना नहीं है। ओवैसी के इल्जामात की कांग्रेस तरदीद कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला किया हो, लेकिन खरीद फरोख्त का इल्जाम उन्होंने पहली बार लगाया है। तेलंगाना में अगले महीने इलेक्शन भी होने वाले हैं, और आंध्र प्रदेश के सीएम भी कांग्रेस और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ अजीम महाज बनाने की तैयारी में हैं, जिस पर ओवैसी पहले ही तंज कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पर ओवैसी का ये इल्जाम क्या तेलंगाना समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होगा और किसी तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल है और जिस तरह से ओवैसी ने इल्जामात लगाए हैं, इसको भी देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में कांग्रेस इतनी डरी हुई है या घबरा गई है असदुद्दीन ओवैसी से कि वो उनकी रैली रद्द करने के लिए 25 लाख रुपए का उनको लालच दे रही है, और क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी 25 लाख लेकर मानकर रैली ना करें, ऐसा क्या मुमकिन है? फोन जो गया है वो किसका फोन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये तमाम वो सवाल हैं जो ये खबर सामने आने के बाद, ओवैसी के इल्जाम के बाद सबके जहन में आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जयराम विप्लव, जो कि लीडर हैं बीजेपी के, उसके साथ ही डॉक्टर नदीम अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है जी सलाम में। नदीम साहब, मुझे बताइए कि कितना दम लग रहा है आपको असदुद्दीन ओवैसी के इन इल्जामात में? देखिए मैडम, ये आजकल एक नई तरह का चलन हिंदुस्तान की सियासत में मैं पिछले कुछ 2, 3 या 4, 5, 6 साल से देख रहा हूं, जो शुरू हो चुका है जी। एक दूसरे के ऊपर आप इल्जाम तराशी कीजिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद कीजिए और फिर उसका सियासी फायदा खुद उठाइए। ये एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा सीनियर लीडर, जो कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर आजकल सो कॉल्ड माना जाते हैं, और साउथ में और खासतौर पर तेलंगाना में अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड मुस्लिम लीडर ज्यादा हैं वो। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं और वो दिखाते भी हैं, जताते भी हैं जी। इस तरह का, अगर वो इस तरह की बात बोल रहे हैं और ऐसे दौर में बोल रहे हैं जबकि तेलंगाना में पहली बार इलेक्शन हो रहा है, तेलंगाना जब से स्टेट बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सियासी माइलेज लेने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि इस आदमी ने मुझे फोन किया था, वो सीधे सीधे नाम क्यों नहीं ले रहे जी। जयराम जी, ये सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसका फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, और लगातार आपने देखा कि कांग्रेस के लीडर, और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि और दीगर पार्टीज के लीडर्स भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि जिस तरह के बयान असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, कांग्रेस को जिस तरह से टारगेट करते हैं, इसका सीधा सीधा फायदा या इनडायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट फायदा बीजेपी को ही होता है, और बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है AIMIM को। आज जो घटना सामने आई है, जो ओवैसी जी ने जो बयान दिया है, इतना बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, तो क्या उसके आधार पर हम मान लें कि अब वो कांग्रेस की बी टीम हो गए? कल तक जो चर्चा लोग कर रहे थे, जो कांग्रेस बार बार इस विषय को उठाती है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, तो आज वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस के पीछे पड़ गए, कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो क्या ये देश की जनता मान ले कि अब वो कांग्रेस की बी टीम हो गए? नहीं, अगर कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं तो कांग्रेस की बी टीम तो रहे ही नहीं ना। दूसरा, प्रहार करे, कहीं ना कहीं उनको हाईलाइट मिल रहा है ना तेलंगाना में। आज कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद ये नूरा कश्ती जो है दोनों के बीच में जो दिखाई पड़ रही है, तो सीधे सीधे मुझे तो लगता है कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाते हैं, अगर ये असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि 25 लाख रुपए मुझे दिए का मुझे ऑफर था कांग्रेस की तरफ से, ये कहते हुए कि रैली रद्द कर दी जाए इस जगह पर, तो ऐसे में कांग्रेस का इसमें क्या फायदा है? देखिए, कांग्रेस का तो पूरा का पूरा इतिहास ही रहा है किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने का। आपने संसद में भी देखा होगा, पिछले कई साल पहले की घटना है, मनमोहन सरकार के समय में संसद में नोटों भरे बैग लेकर के लोग पहुंचे थे जो कांग्रेस के लोगों ने दिए थे। तो किसी भी हद तक जाकर के सत्ता से बाहर होने की जो हताशा है और जो भावी उनके सामने 5 राज्यों में हार है, उसकी निराशा है, उसको लेकर के कांग्रेस जयराम जी, अब तो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड किसी पार्टी का ही नहीं रहा है, वो कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं एक उदाहरण आपको आज और दे रहा हूं, इसी 5 राज्यों के चुनाव से जोड़ करके। आज मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी खुलेआम कह रहे हैं कि महिलाएं 200 रुपये लेकर के अपने ब्लाउज में छुपा लेती हैं, पुरुष दारू पी करके हमें वोट करते हैं। पिछले चुनाव में भी मैंने यही किया था और इस बार भी इसी आधार पर हम जीत जाएंगे, आप हमें आंखें मत दिखाइए। ये वीडियो वायरल है, ये बताता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है, चुनाव में किस हद तक जाकर के काम कर रहे हैं। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल हर एक के हाथ में है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है? जी नहीं, देखिए जयराम जी, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में इस तरह के कभी किसी के वीडियो वायरल होते हैं, कभी किसी के वीडियो वायरल होते हैं। हो सकता है आज कांग्रेस का है, हो सकता है कल बीजेपी का भी आ जाए, हो सकता है फिर किसी और पार्टी का भी आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाया जा रहा है। नदीम साहब, क्या आपको नहीं लगता कि क्या वाकई में लगता है कि कांग्रेस उस पर भी आ सकती है कि वो 25 लाख रुपए ओवैसी जैसे बड़े कद्दावर लीडर को सिर्फ इसलिए ऑफर करे कि वो रैली रद्द कर दें अपनी?
देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि दौर इस तरीके का चल रहा है कि इसमें आप अपने आप को सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह सोचने की जरूरत है कि हम किस जानिब जा रहे हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस चीज के अंदर है कि उसके ऊपर ये पैसों वाले मामले बने? 1993 में एक इतनी बड़ी घटना हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसदों ने गवर्नमेंट को बचाया पैसे लेकर। उसके बाद 2008 में संसद के अंदर नोट पहुंचे। तो ये चलन अगर चल रहा है हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि खुशहाल बात चलिए, मेरे साथ नुकसान एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब जुड़ गए हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे हम बात करेंगे। आदिल साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मुझे बताइए कि आपके पास, आपकी पार्टी के पास वो प्रूफ्स हैं जिसमें ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, कौन है वो कांग्रेस के लीडर जिन्होंने ये कॉल की है और क्या कुछ उसमें कहा गया है, तफसील से बताइए। और अगर ऐसा है तो क्या इसको लेकर कोई केस दर्ज किया जाएगा? सुनिए, पहली बात बोल रहे, हिंदुस्तान के ऐसा टकसाल में कोई सिक्का नहीं छपा है, न रिजर्व बैंक में कोई ऐसा नोट छपा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या MIM का कोई कार्यकर्ता को कोई पार्टी खरीद सके। जी, ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा का दोनों का दोहरा मापदंड है। भाजपा CBI से डराती है और कांग्रेस। लेकिन आपके ऊपर तो बीजेपी की बी पार्टी होने का इल्जाम लग रहा है। दुनिया में बी पार्टी सी पार्टी बोलने से क्या होता है? कांग्रेस का तेलंगाना में वजूद क्या है? कांग्रेस का एक MLA है आंध्रा में, तेलंगाना में कांग्रेस का वजूद है। जो कांग्रेस पार्टी किसी को बी बोलेगी? जी, कांग्रेस किस मुंह से भी बोल रही है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व है? लेकिन आप भी तो अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश करें। तेलंगाना में तो आपका भी बहुत ज्यादा कोई वजूद नहीं है। अरे भाई, शहर हमारा, मेयर हमारा बनता है। हैदराबाद में हम आज से नहीं, 1958 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 84 से कोई आज तक हमें लोकसभा नहीं हरा पाया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है। हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी लड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल पूरा हिंदुस्तान लड़ते हैं तो कोई नहीं पूछता है। समाजवादी पार्टी और NCP जिसका नहीं, आपसे ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आप वहाँ क्यों लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आप कांग्रेस के ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि उनका वजूद क्या है, तो आप भी तो अपना वजूद तलाश रहे हैं वहाँ पर। अरे भाई, डेमोक्रेसी में सबको हक है वजूद तलाश करने का। कांग्रेस जो झूठा, कांग्रेस जो पैसा का प्रलोभन दे रही है, जो बोल रही है कि पैसा से कांग्रेस की उतनी, कांग्रेस की बात समझ ले। अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की उतनी मकबूलियत है, तब ना पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है, तब ना लोग उनको बुला रहा है। निर्मल में मेरे पास तो वीडियो, मेरे पास इनका कॉल रिकॉर्ड है। जी नहीं, आदिल साहब मुझे बताइए, आपको 25 लाख का ऑफर दिया है? पूरी दुनिया जानती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल, खुद बैरिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान पे हम विश्वास करते हैं। हम कभी कोई आज तक अपना ना बयान वापस लेते हैं। हम अपनी बात पे अटल हैं और हक के साथ रहते हैं। जी, तो मुझे इसके साथ साथ यही बताइए, जी आदिल साहब, मुझे यही बताइए कि क्या ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी तक ही महदूद रह जाएंगी, रैलियों तक ही महदूद रह जाएंगी, पॉलिटिकल माइलेज लेने तक महदूद रह जाएंगी, या वाकई में इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? अरे जो कदम उठाएंगे, जो लीगल जो होगा वो हम करेंगे। स्टूडियो पे नहीं ना चर्चा करेंगे कि हम क्या करेंगे। जी, हम जो करेंगे वो प्रोसेस हो रहा है। हम नहीं, अगर आप पब्लिकली आकर इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं तो पब्लिकली आप ये बता सकते हैं कि भाई इतना बड़ा इल्जाम लगाया है और हम इसको लेके केस करेंगे। भाई, वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इनके लोग जो बोले हैं हमारे पास, हमारे जिम्मेदार के पास इनका कॉल रिकॉर्ड है। जी, किस मुंह से बात करेंगे? ये हमें किस मुंह से ही बोलेंगे? कैश फॉर वोट इन पर इल्जाम लगता है। हर कुछ तो CBI से भाजपा डराती है, कांग्रेस का ये नया प्रलोभन है। और कांग्रेस ये भी कह रही है आदिल साहब कि ये सब कुछ करके दरअसल आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तम रेड्डी साहब, वो तो 14 मुसलमान को टिकट देने का वादा किए थे हैदराबाद में। कहाँ है वो 14 टिकट? कांग्रेस तो अपने बात से हमेशा पलटती है। कहाँ गुजरात में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन? कहाँ है मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी को टिकट? 2 टिकट देते हैं, आबादी रहती है 10%। कहाँ है आपकी छत्तीसगढ़ में टिकट? जी, कांग्रेस किस मुंह से बोलेगी भाई? किस मुंह से आएगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि उस लीडर का नाम बताया जाए जिसने उन्हें कॉल किया है, वो प्रूफ सामने लाए जाएं, और ये भी कहा है कि उस कॉल की जांच हो, वो डॉक्टर तो नहीं है। ये तमाम चीजें भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए AIMIM जो है इस हद तक भी जा सकती है। कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। अगर आपने इल्जाम लगाया तो जवाब उनके पास भी है। हमारे पास जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कल निर्मल की तकरीर सुन लीजिए, उस आदमी का नाम भी दे दिए हैं
और वक्त आएगा जनता की अदालत में, हम वो भी दे देंगे, टेप भी डाल देंगे, और जहां डालना होगा वो भी हम कर देंगे। हम कांग्रेस से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। दारुसलाम में इंदिरा जी आई थी, हम इंदिरा भवन कभी नहीं जाते हैं। कांग्रेस के जो मेरे भाई हैं उनको बतला दीजिए, जब जो होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम की जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि उन्होंने जवाब दे दिया है, हालांकि वो इसको लेकर कोई लीगल एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो यहां पर उन्होंने नहीं बताया। उनका कहा है कि उन्होंने स्टूडियो में नहीं बताएंगे। बड़े ताज्जुब की बात आप ये देखिए कि जब वो इल्जाम लगा रहे हैं तो रैली में खुलेआम कर रहे हैं, ये बताने में उन्हें बहुत कुछ उज्र हो रहा था। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। नदीम साहब, अभी आपने सुना इनको, और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब कुछ किया गया है, या वाकई में आगे कोई एक्शन लिया जा सकता है? इलेक्शन का दौरा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बातें हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसका कोई जवाब किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का दौर गुजर जाता है तो फिर उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं और बहुत ही अमन और चैन और सुकून हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। ये सिर्फ अपने आप को रफ्तार में शामिल कराने वाली बात है, क्योंकि मुझे यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस टीडीपी के साथ और ये सीपीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। तो अभी हाल ही में उसने कर्नाटक के अंदर जीत हासिल की है, तो वो ये चाहेगी कि साउथ के अंदर अपना थोड़ा सा दबदबा जो है उसे बरकरार रखे। और ये तेलंगाना स्टेट एक नया स्टेट बना है, वो ये चाहती है कि जो स्थापित वर्चस्व है दूसरी पार्टियों का उसे कुछ तोड़े और किसी तरह से अपने आप को वहां पर एस्टैब्लिश करे। तो कांग्रेस भी इस तरह की चीजें अपना रही है, वो भी छलबल का प्रयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ना चाहती है वहां। मगर असदुद्दीन साहब जो कि 1957 से वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश की हुई है, उनकी पूरी फैमिली, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो उनकी ताकत है वो और ज्यादा मजबूत हो उनके होम स्टेट में, और वो ताकत उनके हाथ से नहीं जाए, बल्कि वो एक नेशनल लीडर के तौर पर, एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। तो उसकी ये कवायद है। जी जयराम जी, रैली में इल्जाम तो सबके सामने लगाया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। नाम तक भी पूछा गया कि आप बताते भाई कौन से लीडर ने कहा है ऐसा, किस तरह से कहा है, किस तरह के प्रूफ्स हैं, तो बहुत क्लियर जवाब नहीं मिल पाया है। अभी मैं यहाँ आने से पहले पढ़ रहा था इंटरनेट पर इस पूरी घटनाक्रम को, तो उसमें वो एक नाम भी सामने आया है। एबीपी न्यूज पर मैं देख रहा था, उसकी वेबसाइट पर महेश रेड्डी नाम के कोई प्रत्याशी को बताया जा रहा है, उन्होंने फोन किया था। और जब इतनी सारी बातें आप ताल ठोक करके कर रहे हैं, इतना कांग्रेस को चैलेंज दे रहे हैं, तो आप जाकर के थाने में एक FIR क्यों नहीं कराते? और FIR कराने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की तैयारी की जरूरत नहीं। आपके तो घर में ही बैरिस्टर है, बार बार आप बैरिस्टर साहब को नहीं तो आप इलेक्शन कमीशन में जाकर आप शिकायत कर दीजिए। बिल्कुल आप शिकायत करिए। और दो बातें मैं ये रखना चाह रहा हूं। अभी हमारे आदिल भाई कह रहे थे कि कांग्रेस जो है पैसों से खरीदना चाह रही है और भाजपा CBI से डराना चाह रही है। तो पैसों से खरीदने की कोशिश आखिर उन्हीं को क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो पैसों से बिक सकते हैं, या मुझे कांग्रेस पे भी तरस आ रहा है कि उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रैली से इतना क्या खतरा हो गया कि वो 25 लाख उनकी पार्टी फंड में देने के लिए तैयार हो गए। और CBI से डरना उन्हीं को चाहिए और वही लोग डर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और अपने जो है आंध्र प्रदेश में ये नायडू साहब CBI को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य में हम घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने नहीं, देखिए CBI की नहीं CBI की जिस तरह की हालत हो गई है, और जो फिलहाल जिस तरह से वो एक मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उसका क्या हाल हुआ है, उसके डायरेक्टर सब डायरेक्टर जो है वो तमाम जो है खुद कोर्ट में मौजूद पहुंचे हुए हैं। तो आप देखें कि फिलहाल इसको लेकर न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबके सवालों का जवाब 2-4 दिन में कोर्ट की जैसे ही इस पे हियरिंग और फैसला आएगा, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज अभी अपने न्यूज में दिखा रही थी कि किस प्रकार से कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए डांटा है कि क्यों आप चीजों को लीक कर रहे हैं। तो CBI जैसे संवैधानिक संस्थाओं के अंदर भी अगर कुछ चल रहा है और सरकार और कोर्ट उस पर एहतियातन कदम उठा रही है, तो उसकी चीजों को मीडिया में लीक करना, सोशल मीडिया में लीक करना, यह दिखाता है कि ये किस प्रकार की साजिश रची जा रही है और ये षड्यंत्र देश के खिलाफ है। देखिए, सत्ता में आज भाजपा है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, परसों कोई और था।
तो देश के लिए इस प्रकार की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सीबीआई को लेकर के भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 70 वर्षों में कांग्रेस ने जिस प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल किया है, उसका रेफरेंस लेते हुए लगातार आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी वही इल्जाम बीजेपी के ऊपर भी लग रहा है। जो कांग्रेस के ऊपर था वो बीजेपी के ऊपर लग रहा है। तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नदीम साहब, क्या आपको लेकिन लग रहा है कि 25 लाख जो आजकल के जमाने में बोले कि इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है जिसका लालच देके कहा जाए कि रैली खत्म कर दी जाए, और क्या वाकई में असदुद्दीन जैसा कद्दावर लीडर क्या वाकई में 25 लाख जैसी छोटी सी रकम के लालच से मानने वाला था? ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है सुनने में। हाँ, ये बात जो है मुझे भी बहुत अजीब लगी कि एक इतने कद्दावर लीडर को 25 लाख रुपए ऑफर किए जाते हैं और वो मजमा आम में इस तरीके से बात को बता देते हैं। तो ये बात बड़ी अजीब सी है। 25 लाख रुपए तो बहुत आजकल के जमाने के लिहाज से बहुत कम रकम है। और जितनी बड़ी उनकी मुझे लगता है कि शख्सियत है, या फिर वो जो मुस्लिम ज्यादा आबादी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर जो उनकी एक इमेज है, उसके लिहाज से तो 25 लाख रुपए कम है। और अगर कांग्रेस इस तरह की बातें करती है, मामला यहाँ पर ये पैसों के लेन देन वाला जो है ये बड़ा अजीब है। 25 लाख रुपए अहम नहीं है, मामला ये है क्या हमारी जमहूरियत इस कदर निचले दर्जे पर जा रही है कि अब उसे पैसों से खरीदा जाता है। पैसों के बदले जो है हम वोट हासिल करते हैं, या पैसों के बदले हम ताकत को हासिल करना चाहते हैं। नदीम साहब, ये तो हमेशा से होता रहा है। इलेक्शन जैसे करीब आते हैं, अलग अलग जगहों पर जब चेकिंग होती है तो गाड़ियों से, नोटों से भरी हुई गाड़ियां दिखती हैं। तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि इलेक्शन के आते किस तरह से पैसा बिल्कुल बहाया जाता है पानी की तरह। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या कांग्रेस इतनी डरी हुई है असदुद्दीन ओवैसी से? तेलंगाना में क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी वो मयार, वो वकार और वो मजबूती रखते हैं कि उनकी रैली से वो डर जाए और पैसे का ऑफर करे? नहीं, मजबूती तो रखते हैं। मैं खुद तेलंगाना स्टेट कई बार गया हूं और खास तौर पर मैं हैदराबाद वगैरह जाता हूं, तो मैंने वहां के गली कूचों का अपनी आंखों से मुआयना किया है, देखा है, और ये पाया कि वहां पर तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत बड़े पैमाने पर किए हैं और एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही खूबसूरत इमेज भी लोगों की नजर में एक इज्जत वाली है उनकी। तो एक असर और रसूख तो वो रखते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें किस नजरिए से देख रही है? क्या उन्हें एक बिकाऊ नेता के तौर पर देख रही है, या उनकी पर्सनालिटी से, या उनकी उस इमेज से जो कि लोगों की नजर में है, हैदराबाद की आवाम की नजर में, उससे डर रही है? यहाँ ये समझने की हमें ज्यादा जरूरत है। क्या आपको लग रहा है जयराम जी के एक मुस्लिम लीडर के तौर पर जाहिर सी बात है उनकी इमेज है, और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम है, उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने? बिल्कुल, ये बिल्कुल फिक्स मामला दिखाई पड़ रहा है। अभी जो बातचीत आदिल साहब ने की और जो पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, ये कांग्रेस भी रेस में नहीं है वहां, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी अपने पैर बाकी क्षेत्र में, हैदराबाद के बाहर भी जमाना है। वो देश भर में घूमते लगी, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाती है, उनके प्रत्याशी केवल और केवल मुस्लिम वर्ग को हेट्रेड की भाषणबाजी, उनकी घुट्टी पिला करके वो चाहते हैं कि कुछ वोट वो हासिल कर ले। देखिए आज भी उनका जो भाषण आप देख रहे थे, उसी तरह का उसमें देश की जो साझी संस्कृति है, ताजमहल को किस प्रकार से उन्होंने एक कम्युनिटी से जोड़ दिया और चार मीनार को जोड़ दिया। चार मीनार देखने के लिए क्या देश में एक ही कम्युनिटी के लोग जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये ओवैसी साहब की जाहिर सी बात है कि ये मुल्क की प्रॉपर्टी है, किसी एक पार्टी की या किसी एक तबके की, किसी एक मजहब की ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये मुल्क को मिली प्रॉपर्टी है और सबके पर उस पर सबका उतना ही हक है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक हेट्रेड की पॉलिटिक्स करते हैं, वही इल्जाम तो बीजेपी के ऊपर भी लगता है। किस प्रकार से? देखिए आज 5 साल होने वाले हैं, अब हम चुनाव में जाने वाले हैं। 5 साल में शासन की ओर से, हमारी केंद्र में सरकार है, उन सरकारों की ओर से किस प्रकार से, कहां पर कोई एक घटना बताइए जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कोई नफरत की सियासत की गई हो। हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए 2014 में जो देश की जनता ने मैंडेट दिया था, कॉन्फिडेंस ही तो है, ये कॉन्फिडेंस ही तो है बीजेपी का कि आप करते भी सब कुछ है और उसके बाद कहते हैं कि एक जगह तो आप बताइए। एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरह से नफरत की सियासत जो है तमाम जगहों पर हो रही है, और यही इल्जाम तो
तो लगाया जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी उधर करते हैं वही बीजेपी इधर करती है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार के काम की बात कर रहा हूँ। देश में इतना बड़ा हमारा मुल्क है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसको आप नफरत की सियासत को तब मानिए जब सरकार का उसको समर्थन, हम सत्ता में है, हमारा समर्थन किन लोगों को है, क्या हम उनको समर्थन दे रहे हैं जो इस प्रकार के किसी, इस देश में आज शासन 5 साल होने वाला, क्या कोई दंगा हुआ? जब मोदी जी आ रहे थे 2013 में तो इस देश में एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि मोदी जी आएंगे तो पता नहीं देश के मुसलमानों का क्या होगा। लेकिन आज अभी देखिए बिल्कुल, देखिए गाय के नाम पर जिस तरह से लगातार लोगों को मारा जाए, लिंचिंग जिस तरह से हो रही है, और उसके बाद जब वो लोग जेल से छूट कर आते हैं तो बाकायदा मिठाइयां खिलाकर और मालाएं पहनाकर जिस तरह से उनका इस्तकबाल होता है वो भी सबके सामने है। चलिए इसमें चलिए आज जी बिल्कुल सरकार के नुमाइंदे जाकर जब उनको माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, प्रूफ्स हैं। अरे कैसी बातें करते हैं जयराम जी। चलिए मेरी बहस आज इस पर नहीं है, आज मेरी बहस इस पर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखना यह होगा कि जो इल्जाम लगाया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, क्या उसके कुछ प्रूफ जो हैं वाकई में जो असल प्रूफ जिनको कहा जा सकता है, क्या वो सामने लेकर आते हैं? क्या उस नेता के ऊपर जिसने उनको ये ऑफर दिया था उसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत की जाती है, और आगे किस तरह से इसको लिया जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये एक एजेंडा भर है? हिंदुस्तान की उम्मीद,